नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नैतिक शिक्षा पाठ 5 नीति के दोहे। नैतिक शिक्षा के अंदर ये जो अध्याय दिया गया है यह इसमें अनेक दोहे दिए गए हैं जो नीति परक हैं, जिनसे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए पहला दोहा क्या है। सबसे पहले तो इनका बड़े ध्यान से सहस्वर वाचन करना है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु का अर्थ सज्जन व्यक्ति, ऐसा चाहिए जिसका स्वभाव सूप के समान हो। सूप का अर्थ है छाछ, गेहूं या अनाज साफ करने वाला छाछ। सार सार को गही रहे, सार अर्थात महत्वपूर्ण चीज, अच्छी बातें, गही अर्थात ग्रहण करे। थोथा दई उड़ाए, थोथा व्यर्थ निरर्थक बातों को त्याग दे। अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति स्वभाव होना चाहिए विसर्जन व्यक्ति का जो अच्छे गुणों को ग्रहण कर ले और बुरी बातों को त्याग दे। दूसरा पद देखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक बार फिर देखिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। यहां कवि कहना चाहता है कि यहाँ इस पद में कवि कहना चाहता है कि संसार में कवि बुराई को खोजने के लिए जाता है, लेकिन उसे कोई या किसी के अंदर कोई बुराई नहीं दिखाई देती। कवि कहता है कि जब उसने अपने मन को खोजा तो कवि कहता है उसमें अनेक बुराइयां थी, क्योंकि वह संसार में दूसरों के अंदर बुराई देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे अपने मन की बुराइयों को दूर नहीं किया था। अतः सबसे बुरा वह स्वयं अपने आप को मानता है। पद नंबर 3 देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई कर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यहां देखिए कवि कहता है पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी अर्थात बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ या पुस्तकें, पढ़कर जग अर्थात यह संसार मुआ अर्थात मर गया, नष्ट हो गया। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, भया का अर्थ होता होना, न अर्थात नहीं कोई। बड़ी बड़ी महान पुस्तकें पढ़ पढ़ कर भी कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो पाया। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अर्थात जिसने प्रेम तत्व के महत्व को समझ लिया, वास्तव में वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है। अगला पद देखिए। तिनका कभू न नींदिए, जो पावन तर हो, कभू उड़ी अखियन पड़े, पीर घनेरी हो। कवि कहता है हमें कभी भी तिनका की निंदा नहीं करनी चाहिए। तिनके का अर्थ है तुच्छ चीज, निम्न व्यक्ति, कोई भी छोटी से छोटी चीज की भी हमें निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तिनका बहुत छोटा सा होता है, वह पैरों के नीचे पड़ा रहता है। पावन अर्थात पैरों, तर हो होता तर तले हो, उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। न जाने वह कब उड़कर आंखों में गिर जाए, पीर घनेरी हुई और उसके बाद बहुत अधिक पीड़ा होती है। इसलिए हमें छोटी से छोटी वस्तु का भी आदर मान सम्मान करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। कवि इस पद के माध्यम से जीवन में धैर्यवान बनने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कोई भी काम जल्दबाजी
या उतावलेपन में नहीं किया जा सकता, ना ही उससे कोई लाभ होता है। इसलिए हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली सींचे सो घड़ा, माली घड़ों से सिंचाई करता है और लंबे समय तक सिंचाई करता है, और जब ऋतु अर्थात जब मौसम आता है तभी पेड़ों पर फल लगते हैं। अगला पद देखिए, दुआ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए का ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। जाति न पूछो साधु की, साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमें उससे उसके ज्ञान के बारे में अर्थात उससे ज्ञान हासिल करना चाहिए। मोल करो तलवार का, अर्थात तो तलवार का मोल करना चाहिए। तलवार अर्थात गुणवत्ता, गुणकारी। पड़ी रहने दो मयान, अर्थात निरर्थक चीज, अर्थात मयान जो सिर्फ सुंदरता है, जिसमें गुण नहीं है, जो काम नहीं आती, उसके महत्व को हमने नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ है तलवार को हमें गुणों से पहचानना चाहिए, ना कि बाहरी आवरण उसकी सुंदरता से। उसी प्रकार से हमें साधु के आंतरिक गुणों से उसकी पहचान करनी चाहिए, ना कि उसकी जाति से। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी इस पद में कहते हैं, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। संबंधों के बिगड़ जाने पर, बहुत कोशिश करने पर भी उनको सुधारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर उसको कितना ही मथो, कितना ही बिलो, उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। अगला पद देखिए। रही मन देखी बड़े ने को, लघु नदी जे डारी। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। रहीमदास जी यहां कहते हैं, बड़ी वस्तु प्राप्त होने पर छोटी वस्तु के महत्व को हमने कम नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार से सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, उसी प्रकार से मानवीय संबंध भी है, हमें छोटे बड़े सभी का आदर व सम्मान करना चाहिए। जो रही में उत्तम प्रकृति, का करी सकत सुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहते भुजंग। जो रही में उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहते भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को बुरी संगति भी काकरी क्या करे, कुसंगतः बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जिस प्रकार से चंदन पर विष व्यापे नहीं, चंदन विष नहीं फैलाता, क्योंकि उसके बावजूद भी उस पर भुजंग अर्थात जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी उस पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। वह जहर रहित रहता है और लोगों को अपनी खुशबू फैलाता रहता है। ये थे आपके पद। अब है नीति के दोहों पर प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रथम दोहे में कवि ने सज्जन व्यक्ति की स्वभाव की तुलना किससे की है? उत्तर, प्रथम दोहे में कवि ने सज्जन व्यक्ति के स्वभाव की तुलना सूप अर्थात छाछ से की है। प्रश्न नंबर 2, ज्ञान की मोटी पुस्तकें पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण क्या जानना है? ज्ञान की मोटी पुस्तकें पढ़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रेम रूपी तत्व के महत्व को जानना है। प्रश्न नंबर 3, किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा करने से किस प्रकार की हानि हो सकती है? उत्तर, किसी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी निंदा करने से हमें बहुत हानि हो सकती है। जिस प्रकार कभी-कभी कुछ छोटा समझे जाने वाला या तुच्छ समझे जाने वाला व्यक्ति भी
बहुत काम आता है, जैसे छोटा सा तिनका भी जिसे हम तुच्छ मानते हैं, जब कभी वह उड़कर आंखों में गिर जाता है तो बहुत अधिक पीड़ा या दुख देता है। ठीक उसी प्रकार से छोटा व्यक्ति भी बहुत अधिक दुख और पीड़ा दे सकता है। प्रश्न नंबर 4, कवि जब बुरा ढूंढने जाता है तो उन्हें सबसे अधिक बुराई किस में मिलती है? कवि जब बुराई ढूंढने जाता है तो सबसे अधिक बुराई उसे स्वयं में मिलती है। प्रश्न नंबर 5, किस दोहे में हमें संबंधों को खराब न करने की शिक्षा मिलती है? ये दोहा है, बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें हमें बिगड़े हुए संबंधों के बारे में पता चलता है। प्रश्न नंबर 6, कुसंगति का प्रभाव किन लोगों पर नहीं पड़ता? जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर संगति लिखा है तो कुसंगति करेंगे। प्रश्न नंबर 7, उतावलेपन से क्या हानि हो सकती है? उतावलेपन से हानि, कोई भी कार्य उतावलेपन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतावलेपन से हमें कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सिद्धि उचित समय आने पर ही होती है, जिस प्रकार से फल अपने समय पर ही लगते हैं। प्रश्न नंबर 8, कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देकर क्या बताना चाहा है? कवि ने सुई और तलवार के उदाहरण से हमें बताना चाहा है कि बड़ी वस्तु प्राप्त होने पर हमें छोटी के महत्व को कम नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जहां छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। प्रश्न नंबर 9, मयान को छोड़कर तलवार के गुणों पर ध्यान देने की बात कहकर कबीर ने क्या स्पष्ट करना चाहा है? मयान को छोड़कर तलवार के गुणों पर ध्यान देने की बात कहकर कबीर ने यह स्पष्ट किया है कि हमें किसी व्यक्ति के गुणों एवं उसके ज्ञान का महत्व समझना चाहिए, ना कि उसकी जाति पर ध्यान देना चाहिए।